वेलकम एवरीवन, माई सेल्फ पंकज यादव आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मेडिकल साइड में एक बार फिर से नई वीडियो के साथ में हाजिर हूँ, जो कि है RDS। वो डिजीज, वो रेस्पिरेटरी डिजीज जो कि छोटे बच्चों के अंदर प्लस में जो अभी नए डिलीवर होते हैं, न्यू नेट होते हैं, जो उनके अंदर पाए जाने वाली मोस्ट कॉमन डिजीज दैट इज RDS, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। क्वेश्चन समटाइम्स पूछे जाते हैं इससे, तो कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं आपको बताऊंगा ड्यूरिंग द वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। विच इज RDS यानी कि सिंड्रोम, यानी कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम क्या होता है। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के अंदर सबसे पहले अगर मैं इसकी डेफिनेशन बताऊं आपको कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ RDS इज द, यानी कि सबसे पहले होता है सर, इट इज द inability of lungs to produce, ठीक है, इनएबिलिटी या फिर इमेच्योरिटी मान लो, और इमेच्योरिटी ऑफ लंग्स टू प्रोड्यूस द surfactants and lead to the hypoxia and acidosis। माय फ्रेंड्स, दोस्तों याद रखना क्या होता है कि समटाइम्स क्या होता है कि इनएबिलिटी, इमेच्योरिटी ऑफ द lungs और रेस्पिरेटरी सिस्टम वेयर द सर्फेक्टेंट्स आर नॉट प्रोड्यूस इन इनफ अमाउंट, जो कि क्या लीड कर देगा, हाइपोक्सिया कर देगा और एसिडोसिस कर देगा। हाइपोक्सिया और जो एसिडोसिस ये कैसे कर देगा, देखो हाइपोक्सिया एसिडोसिस ऐसे हो जाएगा कि ऑब्वियस ही बात है सर्फेक्टेंट्स नहीं बन रहा। सर्फेक्टेंट्स का काम क्या होता है कि जो सरफेस टेंशन होती है चारों तरफ लंग्स की, उसको डिक्रीज करके रखता है, जिसकी वजह से आसानी से लंग्स वेंटिलेट कर पाते हैं, सांस ले पाते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम काम कर पाता है। और वो नहीं कर पाएगा, और ऑब्वियस ही बात है जब रेस्पिरेटरी सिस्टम काम नहीं कर पाएगा तो हाइपोक्सिक कंडीशन हो जाएगी। एंड हाइपोक्सिक कंडीशन हो जाएगी, देन उसके बाद में सम टाइम तक वो हाइपोक्सिया रहेगी, देन फर्दर इट विल लीड टू द एसिडोसिस हो जाएगा। एसिडोसिस के अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस वगैरह हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि सर फर्दर कॉम्प्लिकेशन आने लग जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हो जाता है। तो दिस और ऑल रिलेटेड टू द कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड टू द किसके, RDS की होती है। सर्फेक्टेंट्स का प्रोडक्शन नहीं होना होता है, परेशानी सिर्फ यहाँ पे आके आती है। अब कैसे होता है, क्या इसकी डिजीज कंडीशन होता है, आगे की डिजीज के अंदर अपन पढ़ते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन थी। देन उसके बाद में सर सर्फेक्टेंट्स कितने तरह के होते हैं, सर्फेक्टेंट्स बनते किससे, सर्फेक्टेंट्स क्या होते हैं और किससे बनते हैं। सर दीज आर लिपोप्रोटीन्स होते हैं। क्या होते हैं, लिपोप्रोटीन होते हैं। वैसे तो टोटल अपनी बॉडी के अंदर बहुत सारे होते हैं, मेनली 10 होते हैं, ठीक है, और 10 में से भी मेनली 2 होते हैं। क्या होते हैं, 2 होते हैं। कौन से फर्स्ट वन विच इज लिसिथिन होते हैं, ठीक है, लिसिथिन एंड स्फिंजोमाइलिन होता है, ठीक है। ये जो 2 लिपोप्रोटीन होते हैं, दीज आर वेराइटी के अंदर पाए जाते हैं, बहुत सारी मात्रा के अंदर पाए जाते हैं, और क्या करते हैं, ये सरफेस टेंशन को डिक्रीज करवाने के लिए काम करते हैं। क्या कहलाते हैं, लिपोप्रोटीन कहलाते हैं, ठीक है। और ये होता है क्या, लिसिथिन एंड स्फिंजोमाइसिन होता है, ठीक है। देन उसके बाद में कोड सीक्रेट करता है, इसको क्वेश्चन आता है यहां से, टाइप 2 एल्वुलर सेल्स, ठीक है। टाइप 2 एल्वुलर सेल्स होते हैं जो इसको रिलीज करते हैं। टाइप 1 का काम क्या होता है, वो गैस एक्सचेंज के अंदर काम करवाते हैं। 98 से 99% के अंदर गैस एक्सचेंज के अंदर होते हैं। टाइप 2 एल्वुलर सेल्स स्फिंजोमाइसिन का सीक्रेशन करते हैं, सर्फेक्टेंट्स बनाते हैं। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है, तो लिख लेना इसको। अब इसके बाद में इसके आगे जो पढ़ता है कि भाई रिस्क फैक्टर होता है, किस किस के अंदर ये परेशानी हो सकती है, तो याद रखना बीडीपी से, यानी कि बीडीपी फर्स्ट वन विच इज सर बर्थ हाइपोक्सिया हो जाता है, ठीक है। बर्थ हाइपोक्सिया सब जन्मजात ही उसके हाइपोक्सिया और किसी भी कारण की वजह से उसकी वजह से हो सकता है। डायबिटिक मदर होती है ना, उसके अंदर तो सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। मैंने लास्ट वीडियो उसी के ऊपर बनाई थी, डायबिटिक मदर के अंदर कौन से कॉम्प्लिकेशन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप पूरी देखना। देन इसके बाद पी स्टैंड फॉर प्री टर्म बच्चा हो जाता है, ठीक है, प्री टर्म बेबी, ठीक है, प्री टर्म बेबी हो सकता है। और अगर एक और बताऊं तो मेकोनियम एस्पायरेशन हो सकता है। मेकोनियम एस्पायरेशन क्या होता है, मेकोनियम एस्पायरेशन सर वो मेकोनियम यानी कि एस्पायरेट कर लेता है बच्चा, ठीक है। मेकोनियम जो फर्स्ट टाइप को जो स्टूल निकलता है फर्स्ट टाइप के ऊपर 3 दिन तक परसिस्ट होता है, कलरलेस ऑर्डरलेस रहता है, नहीं कलरलेस नहीं, ग्रीन होता है कलर तो इसका, बट मतलब कि स्मेल इतनी नहीं आती, और क्या करता है 3 दिन तक परसिस्ट रहता है, ठीक है। मेकोनियम एस्पायरेशन हो जाएगा तो ये रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब ये तो हो गया क्या नाम है इसके, रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर के बाद में अब शुरू करते हैं इससे रिलेटेड डिजीज कंडीशन की होती कैसे है और क्या इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन पाया जा सकता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि देखो एक चीज मान के चलना, ठीक है, यानी कि डिजीज कंडीशन के बारे में बता रहा हूँ इसकी, ठीक है, पैथोलॉजी के बारे में बता रहा हूँ कैसे होती है, ठीक है।
सबसे पहले क्या होता है कि जो कोर्टिसोल होता है अपने पास में, ठीक है, कोर्टिसोल इज रिस्पांसिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द सर्फेक्टेंट्स, यानी कि जो कोर्टिसोल चीज पाई जाती है बच्चे के अंदर, बॉडी के अंदर, तो वो जो चीज पाई जाती है, जो एंजाइम पाया जाता है या फिर वो जो हार्मोन पाया जाता है, वो हार्मोन क्या करता है कि प्रोडक्शन करवाता है। किस चीज का प्रोडक्शन करवाता है सर? सर्फेक्टेंट्स का। अब जैसे मान के चलिए डायबिटिक मदर ली है अपन ने, ठीक है, यानी कि कोई भी ऐसी मदर है जो डायबिटीज से ग्रसित है, उस डायबिटिक मदर के अंदर अगर हाइपरग्लाइसीमिया होगा, यानी कि शुगर की मात्रा बढ़ रही होगी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा, ठीक है, इंक्रीज शुगर, हाइपरग्लाइसीमिक स्टेट होगी, ठीक है, हाइपरग्लाइसीमिक स्टेट होगी। अच्छा, उस हाइपरग्लाइसीमिक के अंदर क्या होगा कि ये जितना ज्यादा शुगर होगा उतना ज्यादा क्रॉस करेगा प्लेसेंटा के द्वारा बच्चे के अंदर, यानी कि फिटस के अंदर जाएगा, यानी कि क्रॉसेस द मोर ग्लूकोज क्रॉसेस द प्लेसेंटा, ठीक है, मोर ग्लूकोज क्रॉसेस द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के द्वारा ज्यादा ग्लूकोज क्रॉस किया जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा? ऑब्वियस ही बात है, जब अगर ज्यादा ग्लूकोज क्रॉस करेगा तो इंसुलिन भी बनता है मदर का, लेकिन इंसुलिन क्रॉस नहीं कर पाता प्लेसेंटा को, ठीक है। अगर जो बच्चा है उसका जो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ रही है उसके अंदर, तो भाई उसका जो खुद का इंसुलिन बनेगा फिर उसके बाद में, ठीक है, यानी कि मदर का जो इंसुलिन होता है वो तो क्रॉस कर नहीं पाता, खाली ग्लूकोज क्रॉस कर सकता है प्लेसेंटा के द्वारा। तो बच्चा क्या करेगा? खुद का इंसुलिन बनाएगा, ठीक है। तो यानी कि सर फिटस डेवलप या फिर फिटस प्रोड्यूस द इंसुलिन, ठीक है, यानी प्रोड्यूस द इंसुलिन। और जो ये इंसुलिन होता है ना, ये इंसुलिन होता है एंटागोनिस्ट ऑफ कोर्टिसोल, यानी कि जो खुद का इंसुलिन बनाएगा, तो ये जो इंसुलिन होता है दैट दिस इंसुलिन इज एंटागोनिस्ट ऑफ कोर्टिसोल, ठीक है, एंटागोनिस्ट ऑफ कोर्टिसोल। अब ऑब्वियस ही बात है, अगर ये इसका एंटागोनिस्ट है तो क्या करेगा सर? वो ये कोर्टिसोल नहीं बन पाएगा, इसको बनने नहीं देगा या फिर उसको प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं करने देगा, तो उसकी वजह से क्या होगा? सर्फेक्टेंट्स नहीं बनेंगे, ठीक है, और सर्फेक्टेंट्स नहीं बनेंगे तो क्या हो जाएगा? सर्फेक्टेंट्स नहीं बनेंगे तो उसकी वजह से सर आरडीएस हो जाएगा, ठीक है। और एक टर्म आती है हाइलीन मेम्ब्रेन डिजीज, ठीक है, हाइलीन मेम्ब्रेन डिजीज कहा जाता है इसको, ठीक है। हाइलीन मेम्ब्रेन डिजीज के अंदर क्या होता है कि सर ये मोर कॉम्प्लिकेटेड स्टेज हो जाती है, फर्दर सीवियर स्टेज होती है आरडीएस की, जिसके अंदर एल्वुलर सेल्स होती है, उसका क्या होता है? नेक्रोसिस हो जाता है। तो द टर्म दैट इज यूज्ड फॉर द नेक्रोसिस ऑफ द एल्वुलर सेल्स इज व्हिच इज हाइलीन मेम्ब्रेन डिजीज। दिस इज द हाइलीन मेम्ब्रेन डिजीज होती है, सर्फेक्टेंट्स प्रोडक्शन हो नहीं पाता, जिसकी वजह से ये परेशानी आती है। चलो इसके बाद में साइन सिम्टम्स पढ़ते हैं, ये तो होगी इसकी डिजीज कंडीशन। देन उसके बाद में सर इसके साइन सिम्टम्स कैसे करते हैं आप वो और बता दीजिए, देन उसके बाद में टॉपिक को समझने में आसानी होगी। तो जो फर्स्ट इसका साइन सिम्टम्स होता है, ठीक है, यानी कि सबसे पहले जो साइन सिम्टम्स आते हैं, यानी कि टैकीपीनिया होगा। ऑब्वियस ही बात है, कोई भी रेस्पिरेटरी डिजीज होती है उसके अंदर रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी आती है, रेस्पिरेशन के अंदर सांस लेने के अंदर परेशानी लग जाती है, तो लंबे लंबे सांस लेगा, जल्दी जल्दी सांस लेगा। तो फर्स्ट विच इज टैकीपीनिया होती है। सेकंड नंबर पे होता है इंस्पायरेटरी रिट्रैक्शन, ठीक है, इंस्पायरेटरी रिट्रैक्शन, ठीक है, इंस्पायरेटरी रिट्रैक्शन होता है। अब एक बात से मान के चलिए, यानी कि जो चेस्ट होती है वो इंड्रोल हो जाती है, अंदर की तरफ चली जाती है, और यही जो मोस्ट कॉमन सीन होता है किसके अंदर? न्यूमोनिया वाले पेशेंट के अंदर होता है, ठीक है। तो जो बच्चे होते हैं जिनके अंदर न्यूमोनिया हो जाता है उस टाइम पे चेस्ट इंड्रोइनिंग हो जाती है, अंदर की तरफ चली जाती है। और ये जो रिट्रैक्शन होता है ये 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट वन विच इज सर सुप्राकोस्टल होता है, ठीक है, सुप्राकोस्टल होता है। देन उसके बाद में सर मिड कोस्टल होता है और सब कोस्टल होता है, ठीक है। तो जो ये सुप्राकोस्टल होता है ना, ये सबसे मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेटेड होती है, मोर कॉम्प्लिकेशन होती है, ये ज्यादा सीवियर स्टेट होती है, ठीक है, सीवियर स्टेट होती है। इसके अंदर जो एक्सेसरी मसल्स होती है ना, कौन सी एक्सेसरी मसल होती है अपने पास में सर? सब क्लेविकोइड मसल होती है। अगर मैं गर्दन के धरकर के देखो तो ये लंबी सी मसल आई होती है जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जाती है, यानी कि क्लेविकल से शुरू होकर यहाँ से, और ये कान के पीछे मेस्टल प्रोसेस होते हैं यहाँ पे, तो यहाँ तक जो ये मसल जाती है दिस इज नोन एज एक्सेसरी मसल होती है। जब अपन को रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी हो जाती है इन सीवियर स्टेज के अंदर, तो देन इट इज यूज्ड फॉर द प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए। तो दिस मसल यूज इन दिस स्टेज, यानी कि सुप्राकोस्टल मसल होती है, एक्सेसरी मसल कहा जाता है, इसके अंदर इसका यूज किया जाता है। ये क्वेश्चन समटाइम्स पूछ लिया जाता है, लेकिन मोर डिटेल के अंदर आगे जाके। तो ये था मिड कोस्टल और ये था सब कोस्टल, ये सारे इंस्पायरेटरी रिट्रैक्शन हो जाती है। और थर्ड वर्ड विच इज एक्सपायरेटरी ग्रंटिंग हो जाती है, यानी कि सांस लेगा लंबे लंबे, ठीक है, एक्सपायरेटरी ग्रंटिंग जल्दी से छोड़ेगा, ठीक है। तो ग्रंटिंग सी उसके अंदर एबनॉर्मलिटी सीन होगी। तो ये सीन तो होती है किसके अंदर? सबसे पहले होती है जाते के साथ अगर कोई पेशेंट आ गया उसके साथ में, जब ये कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद में आफ्टर 6 आवर, यानी कि अगले 6 घंटे बाद में कैसे साइन सिम्टम्स आ सकता है? ये अगर मैं बताऊं आफ्टर 6 आवर तो कौन से कॉम्प्लिकेशन होगी इसके अंदर? फर्स्ट वन जो कॉम्प्लिकेशन होगा विच इज सर साइनोसिस हो जाएगा, यानी ऑब्वियस बात है लंबे समय तक ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो साइनोसिस हो जाएगा, हाइपोक्सिया हो जाएगा, ठीक है, हाइपोक्सिया
हाइपोक्सिया हो जाएगा और नेजल फ्लेयरिंग होने लग जाएगी। ठीक है, नेजल फ्लेयरिंग के मतलब क्या होता है कि जब ये जो नाक के जो आगे की तरफ दीज आर होल्स विल गेट डायलेटेड और थोड़े से चौड़े हो जाएंगे वो, क्योंकि वो भी इसलिए कि भाई लंबे लंबे ज्यादा अमाउंट के अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो प्रॉपर तरीके से पहुंचे तो वो नेजल फ्लेयरिंग की तरह से दिखने लग जाएंगे। ठीक है, तो अगर ये होल है नाक के तो दे विल गेट डायलेटेड और वो थोड़े से चौड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ऐसा हो जाएगा, नेजल फ्लेयरिंग हो जाएगी दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे क्या होगा, हाइपोथर्मिया हो जाएगा। ठीक है, हाइपोथर्मिया हो जाएगा। ठीक है, ऑब्वियस बात है अगर समय तक प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो पीएमआर कम हो जाएगा, तो हाइपोथर्मिया हो जाएगा। एंड फोर्थ वन विच इज सर ग्लास लाइक लंग्स हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि ग्राउंड ग्लास लाइक सब शेप हो जाएंगे। डिफ्यूज्ड जिसे कहते हैं, ठीक है, डिफ्यूज्ड लंग्स हो जाते हैं, डिफ्यूज्ड लंग्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन पूछा जाता है, बैल शेप के हो जाता है। ठीक है, घंटी के आकार के। तो ये था अपने पास में मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन पूछा जा सकता है, ये सीवियर स्टेज के अंदर देखने को मिलता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये था किसके बारे में सर, इसके साइन सिम्पटम्स जो कि सीन होते हैं किसके अंदर, इसके अंदर। अब एक बात बताता हूं मैं आपको। ठीक है, आप उन्हें पढ़ लिए कोड बनाते हैं कैसे होता है, कब कब होता है। अब मान के चलिए जो इसका फॉर्मेशन शुरू होता है ना, जो फॉर्मेशन होता है वो 20 वीक यानी कि 20 वीक के ऊपर तो शुरू होता है। ठीक है, और 28 वीक के ऊपर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, 28 वीक के ऊपर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ऑनसेट होता है 20 वीक के ऊपर, कंप्लीट होता है 28 वीक के ऊपर और 34 वीक के ऊपर एक्टिव होता है। ठीक है, ये सारी प्रेगनेंसी स्टेट के अंदर बता रहा हूं। जब और प्रेगनेंसी तो बच्चे के अंदर जब कब सर्फेक्टेंट्स का प्रोडक्शन होता है, सर्फेक्टेंट्स का प्रोडक्शन होता है 20 वीक के ऊपर ऑनसेट होता है, 28 वीक के ऊपर कंप्लीट हो जाता है, 34 वीक के ऊपर एक्टिव होता है। ठीक है, और 28 टू 30 वीक के ऊपर सर जो एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये था किसके बारे में सर, इसके फॉर्मेशन के बारे में कि कब कब ये फॉर्मेशन होता है। क्वेश्चन समटाइम्स यहां से पूछा जाता है कि कब एक्टिव होता है, तो ये 34 वीक पर एक्टिव होता है। कंप्लीट कब होता है, 28 वीक पर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन दोनों पूछे जाते हैं। ठीक है, लिखते जा रहे जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं ये पूछे जा चुके हैं पहले भी और आगे पूछे जाएंगे कहीं ना कहीं, पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। ठीक है, देन उसके बाद में फॉर्मेशन हो गया। फॉर्मेशन के बाद में कि भाई ये तो सर इसके फॉर्मेशन होती है, भाई कैसे कैसे इसके अंदर ये फाइंड आउट किए जा सकते हैं। व्हाट आर द मेनली टाइम ड्यूरेशन व्हेन दीज आर फाउंड इन द बॉडी। अब उसके बाद में शुरू करते हैं कि जो इसके अंदर मेनली पाई जाती है कि भाई हाँ टेस्ट कैसे, डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। डायग्नोस्टिक टेस्ट के अंदर क्या होता है कि देखो पता कैसे चलेगा, शेक टेस्ट नाम का टेस्ट होता है। क्या कहते हैं, शेक टेस्ट। इस शेक टेस्ट का दूसरा नाम होता है सेलिमेंट टेस्ट या फिर बबल टेस्ट। ठीक है, ये सारे इसके दूसरे नाम हैं जो कि इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देन उसके बाद में सबसे पहले 0.5 ml NS लिया जाता है। ठीक है, 0.5 ml NS ले लिया, प्लस में 0.5 ml ही एमनियोटिक फ्लूइड ले लिया। आपको पता होगा एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है, जो बच्चे के चारों तरफ पाया जाता है, दैट इज सराउंड्स द फिटस, दैट फ्लूइड इज नोन एज एमनियोटिक फ्लूइड। 0.5 ml ले लिया, 0.5 ml NS ले लिया, प्लस में 1 ml एथेनॉल ले लिया। ठीक है, एथेनॉल ले लिया। इन तीनों चारों को मिला के और अच्छे से शेक किया। शेक करने के बाद में नाम से पता चल रहा है शेक टेस्ट है। शेक करने के बाद में अगर बबल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, अगर बबल प्रेजेंट है जब तो लंग्स मैच्योर है। ठीक है, लंग्स मैच्योर है और टेस्ट नेगेटिव है। ठीक है, टेस्ट नेगेटिव है और अगर बबल एब्सेंट हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, नहीं पाए जाते, तो लंग्स इमैच्योर है, यानी कि अभी तक सर्फेक्टेंट्स फॉर्मेशन नहीं हुई है और टेस्ट पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये था किसके बारे में, टेस्ट रिलेटेड टू द डायग्नोस्टिक टेस्ट, जो कि इसके अंदर अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसका मैनेजमेंट करते हैं कि भाई कैसे इसको मैनेज किया जा सकता है। ठीक है, मैनेज कर साथ बनाया रखना बहुत जरूरी टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरी वीडियो देखना। ठीक है, देन मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट के अंदर अगर सबसे पहले क्या किया जाए, कोई पेशेंट आता है, बच्चा आता है, फिर जो उसकी मदर उसको लेके आती है साथ के अंदर, तो सबसे पहले स्किन कलर चेक किया जाएगा। ठीक है, स्किन कलर चेक किया जाएगा। स्किन कलर के अंदर सबसे पहले क्या होता है, स्किन कलर के अंदर सर साइनोटिक वगैरह देख लिया जाएगा, भाई कैसे क्या है क्या नहीं है। ठीक है, लंग साउंड्स वगैरह देख लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारा स्किन कलर के अंदर होता है। देन सेकंड नंबर पे सर पोजीशन दी जाती है। ठीक है, कौन सी पोजीशन दी जाएगी सर, अगर बच्चे के अंदर सीक्रेशंस आ रहे हैं, यानी कि उसके अंदर सीक्रेशंस आ रहे हैं, तो साइड लाइन पोजीशन दी जाएगी। ठीक है, साइड लाइन पोजीशन क्यों दी जाएगी सर, ऑब्वियस सी बात है, एस्पिरेट ना कर पाए। ठीक है, एस्पिरेशन नहीं कर पाए और जिसकी वजह से फर्दर कॉम्प्लिकेशन ना हो, तो उसकी प्रिवेंट करवाने के लिए साइड लाइन पोजीशन दी जाती है, सीक्रेशंस आते हैं। देन उसके बाद में सेकंड नंबर पे होता है, अगर सीक्रेशंस नहीं आ रहे हैं तो एयरवे को लंबे से अच्छे से सांस वेंटिलेट कर पाए, तो उसके लिए स्निफिंग पोजीशन दी जाती है। ठीक है, अभी स्निफिंग पोजीशन क्या होती है सर, स्निफिंग पोजीशन क्या होती है कि इसके अंदर क्या होता है कि जो नेक होती है, अपनी गर्दन होती है, उसको अगर पेशेंट सीधा लेटा हुआ है, बच्चा सीधा लेटा है, तो गर्दन को उसको पीछे की तरफ कर दिया जाता है, तो सांस लेने के अंदर डायरेक्ट
एयरवे के अंदर हेल्पफुल होती है। तो इस दैट पोजीशन इज नोन एज स्निफिंग पोजीशन, ठीक है। हाइपर एक्सटेंड कर दिया जाता है, ठीक है, या फिर स्लाइटली एक्सटेंड कर दिया जाता है नेक को, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द किसके बारे में, स्निफिंग पोजीशन के बारे में। देन थर्ड वन विच इज की पोजीशन हो रही है, कहते हैं उसके बाद में सक्शनिंग करवाई जाती है। अगर सीक्रेशंस आ रहे हैं तो सक्शनिंग करवाई जाएगी। सक्शनिंग कितना करवाया जाएगा, अगर प्री टर्म बेबी है, प्री टर्म बेबी है तो 40 से 60 तक होता है, ठीक है। और अगर टर्म बेबी है तो 60 से 80 तक हो सकता है, ठीक है। और इसको 100 तक लेके जाया जा सकता है, एमएम ऑफ एचजी होता है, ठीक है। यहाँ तक इसको लेके जाया जा सकता है। और सक्शन कितने देर तक की जाती है, ग्रेटर देन लेस देन 10 सेकंड, यानी कि मैक्सिमम 10 सेकंड, 10 सेकंड से ज्यादा नहीं हो जाएगा, वरना हाइपोक्सिया हो जाएगा, कार्डिक अर्थिंगनेस होने लग जाएगा और फर्दर बच्चा मर जाएगा। तो ये सारा प्रिवेंट करवाने के लिए सक्शनिंग से रिलेटेड मैं आपको 5 बातें बता देता हूँ। सक्शनिंग के अंदर आपको मैंने बता दिया कि भाई इतना इसका होता है 10 क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है कि मैक्सिमम टाइम सक्शनिंग का कितना होता है, तो 10 सेकंड होता है। जब अपन जो आगे का कैथेटर होता है वो आगे की तरफ अंदर तक डालते हैं ना, देन उसके बाद में जब लंग्स तक पहुंच जाता है तभी उसको कैथेटर को सक्शनिंग एपरेटस उसको शुरू किया जाता है। और सक्शनिंग करवाने से पहले हाइपर वेंटिलेशन दे दी जाती है, हाइपर ऑक्सीजन दे दी जाती है 100% तक कंप्लीट की पूरी तरीके से ऑक्सीजन की डिमांड कम ना हो, क्योंकि अगर ऑब्वियस बात है अगर ऑक्सीजन की डिमांड कम हो जाएगी तो फर्दर कार्डिक अर्थिमिया हो जाएंगे, डिसअर्थिमिया होने लग जाएंगी और कॉम्प्लिकेशन आएगा क्या, लीड टू द डेथ, यानी कि आज बच्चा एक्सपायर हो जाएगा या फिर जो भी पेशेंट है वो एक्सपायर हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर हाइपोक्सिक स्टेट हो जाएगी पूरी रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। प्लस में 10 सेकंड तक इसकी होती है और 10 सेकंड से ज्यादा इसको लेके नहीं करते हैं। क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है इससे रिलेटेड। और कहां तक किया जाता है, जहां तक कि रेजिस्टेंट नहीं आता, यानी जहां तक जा रहा है तब तक जा रहा है, जब उसके बाद में रेजिस्टेंट है तो फोर्सफुली इसको इंसर्ट नहीं किया जाता, बस जहां तक जा रहा है वहां तक होता है, ठीक है। तो ये था सक्शन के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फंडामेंटल का टॉपिक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो 40 to 60 एम जो होती है, 60 to 80 एम जो होती है 100 mg तक दिया जा सकता है, लेस देन 10 सेकंड इसका टाइम होता है। सक्शनिंग के बाद में ऑक्सीजन डिलीवर की जाती है। ऑक्सीजन डिलीवर कितनी की जाती है सर, ऑक्सीजन डिलीवर मैं बताऊं आपको तो इट इज अबाउट 4 to 5 लीटर तक ऑक्सीजन डिलीवर की जाती है और 10 लीटर तक ऑक्सीजन दी जा सकती है, ठीक है। अप टू 10 लीटर तक ऑक्सीजन दी जाती है। और ऑक्सीजन देने के बाद में सर सिक्स्थ वन विच इज क्यूरोसेट, यानी कि इसके अंदर जो सर्फेक्टेंट्स दिया जा सकता है, ठीक है, डायरेक्ट सर्फेक्टेंट्स दे दी जाएगा, ठीक है। 3 सर्फेक्टेंट्स का नाम बता रहा हूं मैं, लिख लेना, एक्जोसर्फ, क्यूरोसर्फ और सरवेंटा। दीज आर ऑल द किसके बारे में सर, दीज आर ऑल द सर्फेक्टेंट्स 100 mg पर आईवी पर केजी, पर केजी की डोज होती है, ठीक है। और 1.5 ml से 120 mg की डोज होती है, ठीक है। तो ये इसकी डोज होती है, इसके द्वारा दी जाती है। क्वेश्चन ये आता है कि सर ये किस रूट के द्वारा दिए जाते हैं, तो एंडोट्रैकियल रूट के द्वारा क्वेश्चन आता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है एंडोट्रैकियल रूट के द्वारा ये दिए जाते हैं, ठीक है। और 7th वन चीज कि अगर सर्फेक्टेंट्स दिए जा रहे हैं और किसके द्वारा दिए जा रहे हैं, एंडोट्रैकियल रूट के द्वारा दिए जा रहे हैं, देन उसके बाद में कोर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी दी जाती है, ठीक है। कोर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी जो जिसके अंदर बेंगलामिथासोन आती है, बीटामिथासोन होती है, बेंगलामिथासोन या फिर बीटामिथासोन दी जाती है, ठीक है। ये क्या करवाते हैं सर, ये स्टेरॉइड्स होते हैं जो लंग्स के अंदर मैच्योरिटी के अंदर हेल्प करवाते हैं और ये 48 घंटे पहले दिए जाते हैं, ठीक है। 48 घंटे पहले करते जाते हैं, जो सर्फेक्टेंट्स की प्रोडक्शन के अंदर हेल्प करवा देते हैं और उसको लंग्स को मैच्योर करते हैं। 48 आवर डिलीवरी से 48 आवर पहले इसको दिया जाता है, किसको, इसको, ठीक है। बाकी इसके अंदर और मैं बताऊं, ठीक है, सर्फेक्टेंट्स हो गया। और इसके अलावा अगर मैं इसके अंदर और कुछ दे सकता तो वो दैट इज सर विटामिन ई दी जा सकती है, ठीक है। ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। जैसे ऑब्वियस बात है, अगर ऑक्सीजन दे रहे हैं तो बहुत सारे फ्री रेडिकल्स बनेंगे जो कि डैमेज कर सकते हैं, रिट्रोलेंटल फिब्रोप्लेजिया करवा सकता है अगर हायर अमाउंट के अंदर ऑक्सीजन दी जाएगी तो, यानी कि जो उसके अंदर फ्री रेडिकल्स बनते हैं ऑक्सीजन के द्वारा, तो उनको प्रिवेंट करवाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट विटामिन ई दी जा सकती है, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट द किसके बारे में, ये था आरडीएस के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अच्छा सीखने को मिला होगा, और कहीं कंफ्यूजन लगा हो तो वीडियो को जरूर कमेंट करके बताएं। और अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो वो भी मुझे बताना, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। और अपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, एक लाइक करके जाना, प्लस में आप मेरे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, मैं क्वेश्चन डालता रहता हूँ। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के लिए, टिल देन सभी भाइयों को नमस्कार।